जय हिंद साथियों, माई सेल्फ संजय लुणावत, उदयपुर। पटवारी की जो गणित है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। यह रीट लेवल 2 मैथ्स से लिए गए हैं, लेकिन स्पीड विद एक्यूरेसी यानी कम समय में ऑप्शन की सहायता से सही उत्तर तक पहुंच सके। इवन जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, 10वीं के बाद जिन्होंने गणित नहीं पढ़ी है, वह भी अच्छे से इन सवालों को हल कर सके। इस पैटर्न पर बनाए गए हैं। पहला सवाल है, नीचे दी गई बारंबारता सारणी के लिए 60 किलोग्राम से कम वजन के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी। कम वजन, अब देख लीजिए, हम वर्ग में जाते हैं 55 से 60। इसकी बारंबारता कितनी है? 7। 55 क्या है? निम्न सीमा है, और 60 क्या है? ऊपरी सीमा। यानी 55 में से 60 तक में 60 से कम वाले लिए 55 और 60 से कम, तो ये कितने लोग हैं? 7। अब आप देख लीजिए, 50 से 55 में भी कितने हैं? 10 जने, ये भी 60 से कम ही हुए ना। 45 से 50 वाले वर्ग में कितने हैं? 5। तो जो 50 से कम है वो 60 से तो कम हो गई सी। और 40 से 45 4 जने हैं, ये भी क्या है? 60 से कम। तो 60 से कम वाले हमारे पास कितने व्यक्ति हो गए? 10 और 7 17 और 5 22 और 4 26। तो हमारा सही ऑप्शन है 26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। आप देखिए, इसको यहाँ पर दे रखा है कि परिमेय संख्या, इन्होंने दे रखा है एक परिमेय संख्या है, उसका हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ने पर और हर में से 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है, तब परिमेय संख्या है। यानी क्या पूछा है? पहले वाली परिमेय संख्या हमसे पूछी गई है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है कि हर अंश से अधिक है ना। अब भिन्न में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है अंश, और नीचे वाला हिस्सा होता है हर। तो नीचे वाला भाग क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो देखिए, ये 13/7 तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हर छोटा है ना। अब यहाँ पर देखिए 21/13 भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी हर छोटा है। अब ये हमारा हो सकता है 13/21 और 7/13। अब देख लेते हैं कि हर अंश से 8 अधिक है। तो यहाँ पर डी में देखिए, अंश 7 है, इसमें से अगर 8 अधिक करते हैं तो कितना आता है? 15, लेकिन नीचे आ रहा है 13। मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? गलत। तो अब बचता कौन है हमारे पास? 13/21, तो वो सही है। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि अंश 13 है, उसमें 8 अधिक कर दीजिए 21, वो आ रहा है हर। ठीक है। तो इस तरह इन सवालों में जो आगे दे रखा है, अंश में 17 जोड़िए और हर में 1 घटाइए, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब मैं थ्योरेटिकल एग्जाम का, थ्योरेटिकल गणित का कोई मैथ्स का वीडियो डालूंगा, उसमें सारी डिटेल बताऊंगा। यहाँ पर तो आपको ऑप्शन से कम समय में, कम से कम मेहनत में कैसे सही उत्तर निकालना, वही बता रहा हूँ। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है इन्होंने, कि 2 त्रिभुज दे रखे हैं, ABC सर्वांगसम FDE। अब इसमें इन्होंने AB दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब AB जो रेखा है उसमें से बिंदु B पर 40 डिग्री बन रहा है, और A पर कितना बन रहा है? 80 डिग्री। अब आप देख लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से B तो हो गया 40 का और A हो गया 80 का, यानी ये दोनों मिलाकर हो गए 120 का। तो तीसरा कोण जो इस रेखा AB में शामिल नहीं है, कोण C, वह कितना हो रहा है? 60 डिग्री का। अब आप देख लीजिए, अपना जो पूछा क्या गया कि निम्न में से कौन सा सही है। अब यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज FDE दोनों क्या है? सर्वांग सम, सर्व अंग सम, यानी सभी उनके कोण और रेखाएं समान है। तो आप देख लीजिए, इसमें जो ऑप्शन पहले हम जा रहे हैं ए में DF 5 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर D और F कितना होना चाहिए? 40 और 80 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने F कितना कर दिया? 40 और 80 की बजाय 60 कर दिया, तो संभव ही नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। अब हम B को चेक कर लेते हैं। DF 5 है, तो जब A और B 5 था, तो जो कोण इनमें शामिल नहीं था, यानी A और B में कौन शामिल नहीं था? C, वो 60 डिग्री का है। तो D और F इनमें शामिल कौन नहीं है? D और F है, मतलब E शामिल नहीं है, और E 60 डिग्री का है। तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है सर्वांग समता के नियम से। तो हमें C और D को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन B। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। आप देख लीजिए, इसमें क्या दे रखा है कि छोटी से छोटी वर्ग संख्या
जो 7 और 14 और 21 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे पहले क्या कहा है, सबसे पहली चीज छोटी से छोटी वर्ग संख्या। अब देखिए 98 तो वर्ग संख्या है ही नहीं, क्योंकि या तो 99 81 है या 10 ढाई 100 है, ये उन दोनों में से नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब हम जा रहे हैं 394 वाला ऑप्शन देख लीजिए कि या तो 19 × 19 361 होगा या 20 × 20 400 होगा, तो ये भी वर्ग संख्या नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं बी को। अब बी 1764 है, तो 1764 हम जानते हैं क्या है, 42 का स्क्वायर है, यानी इसको 42 × 42 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या चेक करना है कि 7, 14 और 21 का भाग जा रहा है कि नहीं। तो आप देख लीजिए कि 7 का भी भाग जाता है, 7 छंग 42, 14 का भी भाग जाता है, 14 42, 21 का भी भाग जाता है, 21 दूनी 42। तो ये हमारा ऑप्शन है। अब हम कह सकते हैं कि आप लोग कह सकते हैं कि सर 2056, तो हमको क्या कहा है, छोटी से छोटी वर्ग संख्या। अगर 2056 को ऐसे चेक करने की जरूरत ही नहीं, अगर ये वर्ग भी हो कुछ भी हो, यह 1764 से क्या है बड़ा ही हुआ, इसलिए यह तो हमारे ऑप्शन में शामिल होगा ही नहीं। तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो रहा है 1764। अब हम नेक्स्ट सवाल में जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत अच्छा सवाल दे रखा है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें दे रखा है कि राजन है 2 छत पंखे खरीद रहा है 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से। अब एक पंखे को उसने कितने 15% लाभ से बेचा और दूसरे पंखे को क्या करा 8% हानि से बेचा। तो इस सौदे में कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो देख लीजिए 15% लाभ हुआ, दोनों की क्रय मूल्य समान है। ये बहुत याद रखिए, अगर विक्रय मूल्य समान होता तो फिर ये तरीका काम में नहीं आता। समान उससे खरीदा दर से, तो 15 है, ठीक है कि नहीं। एक पर कितना हो गया 15% लाभ और दूसरे पर कितना हो गया 8% हानि, यानी कितना बचा 7%। पंखे कितने हैं हमारे पास 2। तो इन्होंने क्या बताया इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो 3.5%। अब ये भी है कि अपन इसको पूरा सोल्व कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आपके पास समय नहीं होता, आपको ऐसे टेक्ट अपनाने पड़ते हैं ताकि आप कम समय में बिल्कुल एक्यूरेट सही उत्तर निकालें। और याद रखिए ये जो जितने भी हैं ना, ये तुक्के नहीं हैं, ये वास्तविक पैटर्न है। ये अंदाज से हम उत्तर तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये सही शॉर्ट ट्रिक से है। तो इसका सही उत्तर कितना रहेगा 3.5% का लाभ हुआ है। याद रखिए क्योंकि 15 लाभ था और 8 क्या थी हानि थी, ज़्यादा लाभ हो रहा है तो क्या बच रहा है प्लस, इसलिए यह 3.5% लाभ, क्योंकि यहाँ पर 3.5% हानि का भी ऑप्शन दे रखा है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, अगला सवाल है। इसमें देखिए कि हमसे पूछा गया है 30 की घात -5 इंटू 5 की घात 12 बटा 625 इंटू 6 की घात -5, इसकी वैल्यू पूछिए। तो देख लीजिए आप सामने ही दिख रहा है कि इन सब में सबसे छोटा इनको 5 और 6 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा सब आपस में हल हो जाएंगे। अब 30 को आप क्या लिख सकते हो 5 छंग 30 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब 30 के ऊपर -5 घात है तो इनके ऊपर भी क्या रहेगी -5 घात रहेगी, इंटू 5 की घात क्या दे रखी है 12 दे रखी है। ठीक है, अब हर में क्या दे रखा है, हर में दे रखा है 625। हम जानते हैं 625 को आप क्या लिख सकते हो 5 5 25, 5 125, 5 625, यानी 5 की घात 4 हम लिख सकते हैं, इंटू 6 की घात क्या दे रखी है 6 की घात दे रखी -5। अब देखिए ऊपर भी 6 की घात -5 है, नीचे भी 6 की घात -5 है, कट गए। अब ऊपर आप देख सकते हो 5 की घात 12 में से 5 की घात 5 चला गया तो 5 की घात क्या बचा 7, और नीचे क्या दे रखा है 5 की घात 4। अब ये 5 की घात 4 ऊपर जाकर 5 की घात 7 में से कटेगा तो कितना बचेगा 5 की घात 3। अब 5 की घात 3 को आप जानते हो क्या लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा 5 5 25, 5 125, ये हमारा सही उत्तर है। अब नेक्स्ट देख लीजिए अगला जो सवाल है, ठीक है, ये भी एक अच्छे सवालों की कैटेगरी में आता है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ करते हैं। यदि इस गांव को 5 दिन में स्वच्छ करना हो तो फिर कितने स्वयंसेवक चाहिए। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आती है MDH। आप जानते हैं MDH एक वो मसाले का विज्ञापन आता है महासेदी हट्टी MDH, तो मैन डे एंड आवर। तो इसमें घंटों वाला तो इशू है ही नहीं, तो हमारे लिए क्या रहेगा MD इंटू
इज इक्वल टू MD। तो पहली स्थिति में कितने स्वयंसेवक हैं? 20। ठीक है, अब वो कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं? 8 दिन में। लेकिन हमको कितने दिन में काम पूरा करना है? 5 दिन में। तो डेथ हो गए 5 और मेन कितने चाहिए वो हमको पता करना है। तो आप देख लीजिए, इसको हल करेंगे तो मेन कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 160 है, और 5 का इधर गुणा हो रहा है, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग। तो कितना आ जाएगा? 32। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? हमको कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता रहेगी? 32। यहाँ पर इस सवाल में तो उत्तर 32 सही है। कभी प्रश्न को थोड़ा ऐसा बदल देते हैं कि तब कितने और स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी, कितने और स्वयंसेवक, तो फिर उत्तर हमारा क्या होता? 12। क्यों? क्योंकि 20 तो पहले से ही काम कर रहे हैं और 32 चाहिए है, तो मतलब कितने और अधिक लगाने की जरूरत है? 12 और अधिक लगाने की जरूरत है। पर यह उत्तर कब सही होता? जब प्रश्न उस तरह से पूछा जाता। अब नेक्स्ट हम जिस क्वेश्चन में जा रहे हैं वो आप देख लीजिए कि उसमें दे रखा है घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं, यह हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो विमाएँ शब्द दे रखा है ना, विमाएँ का अर्थ होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यूँ समझिए कि एक माचिस का जो पैकेट होता है उसमें कितने माचिस की डिब्बी आ जाती है, यानी संख्या पूछेगी हमको। क्या पूछेगी? संख्या। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? जब भी संख्या पूछी जाए तो बड़े में छोटे का भाग दीजिए, बड़े में छोटे का। अब चूंकि यहाँ पर सामान रखने हैं, है ना, वो घन रखने हैं, तो पूरी जगह घेरेंगे, मतलब ये क्या निकालना है? आयतन। अब बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देना है। अब घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी 60 इंटू 54 इंटू 30। अब बटे किसका भाग देंगे? छोटी आकृति। छोटी आकृति क्या है? घन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। अब यहाँ भुजा क्या दे रही? 6, तो 6 का क्यूब यानी 6 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ सभी का जो मात्रक है ना वो क्या है? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब नीचे हो जाएगा, तो वहाँ पर कोई इशू मात्रक का नहीं रहेगा, और वैसे भी संख्या में कोई मात्रक नहीं आता है। अब यहाँ पर देख लीजिए 6 से 60 कितनी बार भाग जाता है? 10 बार। इंटू 6 का भाग 54 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। इंटू 6 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब आप देख सकते हैं कि 9 पंजे कितना हो गया? 45, और 45 में हम 10 का गुणा करते थे, कितना आता है? 450। तो हमारा सही उत्तर कितना है? कितने घन रखे जा सकते हैं? तो 450। अब नेक्स्ट सवाल आप देख लीजिए, इसमें बहुत अच्छा सवाल है ये भी, कि एक थैले में 15 लाल गेंदें हैं और कुछ हरी गेंद हैं। यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है, कितनी है हरी गेंद की प्रायिकता? 1/6 है, तब हरी गेंदों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर देख लीजिए हरी गेंद की प्रायिकता कितनी है? 1/6 है, मतलब हर 6 गेंद में से हरी गेंद कितनी है? 1। तो उन 6 गेंदों में से बाकी बची हुई 5 गेंदें क्या होगी? लाल होगी, है ना। तो अगर 5 गेंदें लाल है तब हरी गेंद कितनी है? 1 है। याद रखिए 5 लाल गेंद पर हरी गेंद 1 है, तो 10 लाल गेंदों पर हरी गेंदें कितनी होगी? 2। तो 15 लाल गेंद पर हरी गेंदें कितनी होगी? 3। तो यहाँ पर जो हरी गेंदों की संख्या पूछी गई है ना वो कितनी है? 3। हमारे यहाँ पर सही उत्तर क्या है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी हम थोड़ा सा ध्यान से चाहें तो आराम से बिना ज़्यादा मेहनत किए कर सकते हैं। देख लीजिए आप इसको। इसमें कहा गया है कि 2 सरल रेखाएं दे रखी है P और Q, और वो समांतर हैं। ये P और Q, ठीक है। अब हमको पूछा गया x का मान। अब x के मान तक हम कैसे पहुंच रहे हैं? पहले आप देखिए कि 2 समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही और एक ही तरफ बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण। तो संगत कोण क्या होंगे? चूंकि रेखाएं समांतर है, वो रेखाएं समांतर है, इसलिए संगत कोण क्या होंगे? बराबर। तो 95 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 95 डिग्री का होगा। फिर आप देख लीजिए यदि 2 सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो आमने सामने बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख, और वो भी बराबर होंगे। तो जब ये 30 का है ना, तो ये भी कितने का होगा? 30 का। अब ये भी हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर बनने वाले कुल कोण कितने होते हैं? 180 के। तो 180 में से ये बन गया 95 का, है ना।
ये बन गया 30 का, तो दोनों मिलकर के कितने के बन गए 125 के। तो टोटल 180 होना चाहिए, तो 125 में से 180 गए तो हमारा ये जो कोण x है ये कितने डिग्री का बचा 55 डिग्री का बचा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देखिए कि हमसे पूछा गया है कि 6 की घात है 2x + 1 भागित 216 बराबर 36। तब हमसे पूछा गया x का मान क्या है। तो आप देख लीजिए कि हम 216 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 6 × 6 यानी 6 की घात 3 लिख सकते हैं, है ना। ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको 36 छंग 216। इसी तरह से हम 36 को क्या लिख सकते हैं 6 × 6 यानी 6 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि इधर इसका क्या हो रहा है भाग हो रहा है, इधर इसका क्या हो रहा है भाग हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बराबर के उधर जाकर किस में चला जाएगा गुणित में हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए कि 6 की घात इन्होंने क्या दे रखा है 6 की घात 2x + 1। अब यहाँ जो भागित में जो था 6 की घात 3 है ना, और बराबर के उधर क्या दे रखा था 6 की घात 2। तो ये 6 की घात 3 का उधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 6 की घात 3। तो इधर क्या बचा हमारे पास 6 की घात 2x + 1 है ही, बराबर इधर क्या हो गया आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है आपको पता है। तो 6 की घात 2 है इंटू 6 की घात कितनी दे रखी 3 यानी 6 की घात कितनी हो गई 5। अब दोनों आधार 6 समान है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा है इधर तो बचा है 2x + 1 और बराबर उधर कितना बचा है 5 बचा है, ठीक है। तो 2x बराबर वो जो प्लस का 1 है बराबर के उधर जाकर 5 में से घट जाएगा, तो 5 में से 1 गया क्या बचा 4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 4 तो है ही, 2 का इधर गुना हो रहा है बराबर के उधर जाकर इसका क्या हो जाएगा भाग। तो x की वैल्यू कितनी बचेगी 2, डेट इज आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर क्या रहेगा आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारा उत्तर है ये ऑप्शन बी है, ठीक है 2। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी दिखने में तो आपको डेंजर लग रहा होगा है ना। ये हमारी एक टेंडेंसी है कि रूट में दिख जाए या ऐसा कुछ दिख जाए तो हम घबरा जाते हैं। ये बहुत सिंपल वे में होगा, आप देख लीजिए। अब यहाँ पर हमको क्या दे रखा है ध्यान रखिए, एक तो होता है 3x है ना, और एक होता है जैसे रूट इस तरह से अगर लिखा हो तो √x में 3 का गुणा है, और अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है कि वो x की घात 1/3 है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम इस सवाल को हल कर रहे हैं, ये 1 के बटे में है तो हम क्या करेंगे बटे के नीचे बटा हो तो ऊपर जाकर क्या होता है पलट जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए सबसे पहले तो कि 0.00216/8 है ना, ऐसे लिख लिया। और ये जो 3 यहाँ जो दे रखा है घनमूल को बता रहा है, यानी ये घात 1/3 को बता रहा है। तो हमने इसको जो 1 के बटे वाली जो स्थिति थी उसको हमने अंश में ले लिया, तो इस तरह से लिखेंगे। प्लस क्या दे रखा है यहाँ पर प्लस भी आप देख सकते हैं कि वही घनमूल दे रखा है, ठीक है कि नहीं। कितना दे रखा है 1/3 कर देते हैं इस घनमूल को। अब ये 0.00343 है, तो अपन जानते हैं कि 343 7 का क्यूब होता है। किसका क्यूब है 7 का। अब हम ये भी जान रहे कि क्यूब है तो क्यूब में क्या होता है हर 3 पर एक अंक एक बार दशमलव लगता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो 2 बार 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो एक अंक तो हमारा हो गया 7 और दूसरा अंक हमारा क्या बैठ रहा है 0, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। फिर अब हम हल करते हैं तो आप देख लो कि इसको हम क्या लिखेंगे। यहाँ पर भी वो स्थिति रहेगी कि 3 बार 0 है तो 1 बार 0 ले लेंगे। 216 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 6 × 6, 3 बार 6 लिखते हैं तो चूंकि घनमूल निकाल रहे थे एक बार ही 6 लिखेंगे। और बटा नीचे 8 है, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो ये क्या लिखेंगे 2 का, ठीक है। अब ये तो हो गया हमने क्यूब, और ऊपर क्या है घनमूल है ही, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे क्रॉस हो जाएंगे, और 2 से ये 0.06 कटेगा तो क्या बचेगा 0.03 बचेगा। इधर भी आप देख रहे हैं कि ये क्यूब से ये घनमूल है 1/3 ये कट जाएगा तो क्या बचेगा +0.07, और 0.03 और 0.07 को जोड़ते हैं तो 0.10 होगा। अब यहाँ पर 0.10 नहीं दे रखा है
पर 0.1 दे रखा, वैसे भी आखिरी में जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए कि शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपये का ऋण लेता है। एक वर्ष 6 माह बाद 12% वार्षिक दर से वह कितना धन लौटाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखना, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, कितना धन लौटाएगा, यानी हमको क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। अब यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं दे रखा है कि जो ब्याज चक्रवृद्धि है या साधारण ब्याज है, तो रीट में कई स्टूडेंट साधारण ब्याज समझ के गलत भी करके आए। वास्तव में स्टूडेंट के टैलेंट की परीक्षा हो रही, यहाँ शर्त डाल दी वार्षिक संयोजित, तो वार्षिक संयोजित इस तरह की शर्त सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज में ही होती है। तो कहीं नहीं दिया हुआ है तो भी एक स्टूडेंट को, एक अच्छे कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि इसकी पूरी टर्मिनोलॉजी किस में जा रही, चक्रवृद्धि ब्याज में। अब चक्रवृद्धि ब्याज में कितना धन लौटाएगा, यानी हमको मिश्र धन ज्ञात करना। तो मिश्र धन ज्ञात करने का फार्मूला जानते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है यहाँ पर इस सवाल में हमारे पास, 25,000, तो ये 25,000, तो मूलधन इंटू 1 प्लस 1 के बाद क्या है प्लस दर बटा 100। दर कितनी है हमारे पास, 12 है, बटा क्या है 100 है, और समय कितना है, 1.5 वर्ष है। 1 वर्ष और 6 माह यानी 1.5 वर्ष है। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, अब याद रखिए यहाँ पर हमारे लिखने का तरीका क्या होगा, ये 25,000 तो है ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि पहला वर्ष तो पूरा है, ये एक है ना, तो पहले साल तो पूरा ब्याज लगेगा 12, तो 100 एकम 100 और 12 क्या आ जाएगा, 112 बटा 100। अब उसके बाद क्या बचा, आधा वर्ष यानी 6 माह, तो साल भर के जब ब्याज 12 है तो आधे साल की ब्याज क्या हो जाएगी, आधी यानी 6 हो जाएगी, तो 100 एकम 100 और 6 क्या हो जाएगा, 106 बटा 100। अब आप देख लीजिए, एक मिंडी एक मिंडी, दूजी मिंडी दूजी मिंडी, तीजी मिंडी तीजी मिंडी, तो हमारे पास स्थिति क्या बच रही, यहाँ से बचा 25 है ना, इंटू यहाँ क्या बचा 112, इंटू क्या बचा 106, और बटा क्या बच रहा है 10। अब 5 5 हो गया 25 है ना, 5 दूनी 10। अब यहीं पर हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ क्या होगा, 5 तो एज इट इज़ रहा ही सही है ना, इंटू अब हमने क्या करा, 112 को भी ऐसा का ऐसा रहने दिया, इंटू 2 से 106 को भाग दे दिया, कितना बचा 53। अब इसको अगर हम और हल करते हैं तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, और 112 इंटू 53 का गुणा करेंगे तो 5,936 आएगा, और इसका अगर हम 5 में गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर आ रहा है 29,680। अब देख लीजिए ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी वाला है, 29,680 रुपये हम लौटाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें पार्थ है, कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 6 घंटे में पहुंचता है, ठीक है। तो वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी यदि उसे 4.5 घंटे लगे, ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और हमको क्या जवाब देना है, ठीक है। देख लीजिए कि उसकी औसत चाल जो भी है कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है। तो कितनी देर तक चल रहा है, 6 घंटे तक। तो 1 घंटे में 60, तो 6 घंटे में कितना चल रहा है, 360 किलोमीटर चल रहा है। अब आते समय उसको समय कितना लग रहा है, 4.5 घंटे। तो हमको क्या ज्ञात करना है, चाल। तो चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटा समय, तो दूरी तो 360 है, बटा समय क्या हो गया 4 सही 1/2। अब हम जानते हैं कि दूरी तो 360 है ही सही है ना। अभी जो 4 सही 1/2 मिश्र भिन्न है, तो 4 दूनी 8 और 1 9/2 लिखेंगे। अब ये भी आप जानते हैं कि बटे के नीचे का बटा ऊपर जाकर गुणित में क्या होता है, पलट जाता है। 360 है, 9/2 क्या हो जाएगा 2/9, तो 9 चौक 36, 0 का 0, और 40 दूनी क्या हो जाएगा 80, यानी आते समय उसकी चाल क्या रही होगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ऑप्शन ए ही इसमें सही है। अब नेक्स्ट देख लीजिए आप कि एक गांव की जनसंख्या है वह 3 वर्ष पहले 50,000 थी, और उसके बाद पहले वर्ष में जनसंख्या क्या हो गई 5% की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। उसके बाद दूसरे वर्ष में 10% घट गई, और तीसरे वर्ष उसकी जो है बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई।
तो वर्तमान जनसंख्या पूछी गई है। तो इस सवाल में आप देख लीजिए कि सबसे पहले तो 3 साल पहले जो शुरुआत में थी, शुरुआत वाले को लेकर के सवाल हल करते हैं। शुरुआत में कितनी थी? 50,000 थी। ठीक है, अब 50,000 थी। अब उसमें क्या हुआ कि पहले साल क्या हुई, उन्होंने बताया कि पहले साल 5% की बढ़ोतरी हुई। तो 100 और 5 कितना हो गया? 105/100। अब दूसरे साल क्या हो गया? दूसरे साल हो गया 10% घट गई मतलब 100 में से 10 कम हो गई, तो क्या लिखेंगे? 90/100। तीसरे साल फिर क्या हुआ? 4% बढ़ोतरी यानी वृद्धि, यानी 104/100। ठीक है, अब देख लीजिए, एक मिंडी, दूजी मिंडी, तीजी मिंडी और चौथी मिंडी। अब ऊपर क्या बचा है हमारे पास? देख लीजिए इस तरह के सवाल में कि यहाँ पर बच रहा है 105, है ना, इनटू क्या बचा हमारे पास? 9, क्योंकि इस एक मिंडी से क्या हो गया, वापिस हाथों हाथ ये 90 वाली मिंडी भी कट गई। ठीक है, इनटू क्या बचा? अब वो अपन देख रहे हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और इस 2 से ये जो 104 कटा है, ये कितनी बार कटा है? 52 बार कटा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 9 को तो ऐसा कैसा रहने दीजिए, और 105 और 52 का जब गुणा करते हैं तब क्या आता है? 5460 आता है। और जब इसमें 9 का गुणा करेंगे तो फाइनली हमारा उत्तर आ रहा है 49,140। तो देख लीजिए हमारा सही ऑप्शन है 49,140। अब नेक्स्ट जो सवाल है वो भी एक बहुत अच्छा स्तरीय सवाल इसको कह सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको समझ बूझ से करने की कोशिश करिएगा। इसमें कहा गया है कि एक पाई चार्ट दे रखा है। इस पाई चार्ट में जो एक रूम का निर्माण, एक कमरे का निर्माण किया गया, उसके खर्चे को बताया गया। तो ये बता रहे हैं कि कमरे के निर्माण में कुल खर्चा, पूरे कमरे को बनाने में कुल खर्चा कितना लगा है? 2 लाख रुपए लगे हैं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि बताइए लेबर यानी मजदूरी पर कितना खर्च हुआ। तो सबसे पहले पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट आप जानते हैं वृत्त जैसा होता है। तो आपके दिमाग में पहली चीज़ आनी चाहिए, पाई चार्ट में कुल कितने डिग्री के कोण बनते हैं? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कुल कोण है ना। और उस कुल कोण को बताने के लिए कुल कितना रुपया है खर्च हुआ है उस पूरे को बनाने में? 2 लाख रुपये। यानी ये पूरा जो 360 डिग्री है ये पूरे कमरे का खर्चा है जो 2 लाख है। मतलब 360 डिग्री किसके बराबर है? 2 लाख रुपए के बराबर है। अब हमको ज्ञात करना है लेबर। तो पहले देख लीजिए कि भाई यहाँ पर ब्रिक्स यानी ईंट पर कितना खर्च हो रहा है? 54। ठीक है, सीमेंट पर कितना हो रहा है? 72। और आयरन यानी लोहे पर कितना हो रहा है? 36। और अदर एक्सपेंसेस दूसरे खर्चे कितने हो रहे हैं? 108। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना बैठ रहा है? 270 डिग्री। अब कुल कितना है? 360। 360 में से 270 खर्च हो गया और बचा वो किसका है? लेबर का है। तो 360 में से 270 घटाते हैं तो लेबर पर कितना खर्च हो रहा है? 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि 360 डिग्री का मतलब कितना हो रहा है? 2 लाख रुपये। तो 360 में जब 4 का भाग देते हैं तो क्या आ रहा है? 90। तो 2 लाख में भी 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 50,000 रुपये। इसका मतलब क्या बैठ रहा है कि मजदूरी पर खर्च कितना है? 50,000 रुपये। तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। अब नेक्स्ट आप सवाल देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल है, ये बीजगणित से रिलेटेड है। कईयों को थोड़ा सा डर सा लगता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अब इसमें देख लीजिए, x² + 7x + 10 भागित x + 2 इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले देख लीजिए x² है ही। अब बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करना कि इन दोनों टुकड़ों का गुणनफल पहले और आखिरी के गुणनफल के बराबर आवे। तो पहले तो कुछ नहीं, मतलब अपन 1 मानते हैं, और आखिरी में कितना है? 10। तो 5 और 2 आप देख सकते हैं कि 5 और 2, तो 5 और 2 प्लस में करते हैं तो 7 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये शर्त हमारी पूरी हो रही है। तो x² + 5x + 2x ये तो हो गए इसके टुकड़े, और आखिरी में क्या है? +10। अब देख लीजिए, सामान्य बीजगणित में हम क्या करते हैं? 2 2 के जोड़े बना के कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचा? x + 5, और दूसरा जोड़ा क्या बचा? x + 2। और नीचे हम देख ही रहे हैं कि भाग किसका देना है? x + 2 का। तो यहाँ हमने क्या करा? x + 2 का भाग दे दिया। तो x + 2 से x + 2 वाला ब्रैकेट कट गया, तो हमारा उत्तर क्या बचा? x + 5। अब देख लीजिए कौन सा है? ये है x +
5। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन उसमें हम जाते हैं, तो आप देख लीजिए कि उसमें क्या दे रखा है। उसमें दे रखा है 3xy है प्लस 2y² माइनस 2x² में से 5x² माइनस 5x² प्लस 7y² माइनस 4xy को घटाने पर प्राप्त व्यंजक है। अभी आपको देखना है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर घटाना है, घटाने पर हमेशा चिन्ह बदलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो -5x² है इसको घटाना है, तो -2x² है, इसमें से -5 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, तो क्या आ जाएगा 5x²। अब आप देख लीजिए माइनस के 2x² और प्लस के 5x², तो क्या बचेगा प्लस का 3x²। अब देख लीजिए प्लस का 3x² किस ऑप्शन में आ रहा है, तो इन दो ऑप्शन में आ रहा है, तो अपना ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। फिर क्या दे रखा है इन्होंने कि प्लस का 7y² घटाना है, तो ये प्लस का है तो घट के क्या हो जाएगा माइनस का, तो देख लीजिए -7y²। अब आप देख लीजिए माइनस के 7y² में से प्लस का 2² गया तो क्या बचेगा माइनस का 5y²। अब माइनस का 5y² किस ऑप्शन में दे रखा है, ए में। तो अब तीसरा अगर आप हल नहीं भी करो xy वाला तो भी आप क्या हो जाओगे, सही उत्तर पर पहुंच जाओगे। और अगर चाहो तो आप कर लीजिए कि -4xy घटा रहे हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4xy हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि 3xy और 4xy क्या हो जाएगा 7xy। तो हमारा उत्तर तो खैर वही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ का तो उत्तर मैंने आपको बता दिया है कि अपना सही ऑप्शन क्या बैठ रहा है, तो अपना सही ऑप्शन जो है वह ए है, ठीक है। ये देख लीजिए ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ पूछी गई है कि व्यंजक दे रखा है 9a² माइनस 9ab माइनस 40b², इसका गुणनखंड निम्न में से कौन सा है, यह आपको देखना है। तो थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिएगा कि हमारा उत्तर कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो इसको हल करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 9a² है वो तो ऐसे ही रहेगा, जो बीच वाला पद है -9ab, इसके टुकड़े ऐसे करेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर जो भी स्थिति वो तो 9 आवे और उसके दोनों टुकड़ों का गुणनफल पहले और आखिरी के गुणे के बराबर आवे। तो पहला क्या है 9 है, आखिरी में क्या है 40 है, तो 9 चौक 36, 360 के बराबर आना चाहिए। तो अब ऐसे टुकड़े आप देख लीजिए क्या बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले 9a² है ना, ऐसे टुकड़े बैठेंगे हमारे 24 और 15 है ना, तो -24ab, ठीक है कि नहीं, और उसमें से +15ab जाएंगे। तो 24 में से 15ab गए तो कितने बच जाएंगे 9ab बच जाएंगे, और 24 में 15 का गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा, -40b² ही से। अब यहाँ पर भी दो दो के क्या करेंगे जोड़े बनाएंगे और कॉमन ले लेंगे। तो 9a² -24ab, इसमें से हम 3 कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं 3a, तो क्या बचा है यहाँ पर अंदर 3 × 9 3a, और -3 का भाग 8 में जाएगा, 3 का भाग 24 में 8 बार जाएगा, और ये तो बाहर आ ही चुका है। तो हमारा एक ब्रैकेट तो क्या बन के आ गया 3a - 8b। अब देख लीजिए पहले ऑप्शन में 3a - 8b नहीं है, तो ये हमारा खारिज हो गया। दूसरे में भी 3a - 8b नहीं है, सी में भी, तो ये भी खारिज हो गया। डी में भी 3a - 8b यहाँ पर है, और बी और डी दोनों में 3a - 8b है, तो इन दोनों में से कोई एक उत्तर हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या होगा, प्लस ये प्लस, अब यहाँ 15ab है और -40b² है, तो दोनों में किसका भाग जा रहा है 5 का भाग जा रहा है, तो 5b, तो 5b कॉमन आ गया, तो क्या बचा 5 × 15 3a -5 का भाग 40 में 8 बार, तो 8b, यानी हमारा दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा 3a + 5b। अब आप देख लीजिए वो किस में है, बी में है या डी में है, तो बी में है 3a + 5b, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि 588 मीटर लंबा
और 50 मीटर चौड़ा एक आयताकार खेत है। ठीक है, आप इसको ऐसे देख लीजिए कि ये ऐसा खेत है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बताया कि एक 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा टांका खोदा जाता है। टांका मतलब आप जानते हैं कि गड्ढा, पानी वगैरह भरने के लिए। और खोदने से जो मिट्टी निकली है, अभी मान लीजिए टांका खोद दिया है ना, तो अब यहाँ से जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी को इसी खेत में बिछा दिया। तो जाहिर है कि इस खेत में यहाँ बिछाया, यहाँ बिछाया, यहाँ बिछाया, ये जगह तो छूटेगी। यहाँ पर तो मिट्टी बिछा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ से तो खोद के ही निकाली है ना। तो हमको खाली ये बाकी वाला हिस्सा देखना है कि यहाँ पर मिट्टी बिछाई गई है, उससे इस खेत की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी मिट्टी बिछाने पर। तो थोड़ा ये टेक्निकल सवाल है, इसको देखा जाए तो बहुत कठिन या लेंदी भी हो सकता है, पर तरीके से करें तो सरल होगा। अब आप देख लीजिए कि इस गड्ढे से निकाली गई मिट्टी और ये बिछाई गई मिट्टी, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर जो इसका जो हम देख रहे हैं कि हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर जो मिट्टी बिछाएंगे तो लगेगा तो आयतन ही, पर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इस आयतन को बराबर यहाँ पर क्या होगा, इस गड्ढे का जो, इस मिट्टी का ये जो आयतन है उसको अपन क्या लिखते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्षेत्रफल कौन सा लगेगा, क्षेत्रफल वह लगेगा जो शेष क्षेत्रफल है, क्योंकि ये वाला हिस्सा यहाँ पर तो मिट्टी बिछेगी नहीं, तो ये वाली चीज़ तो शामिल होगी नहीं, बचा हुआ है। तो शेष क्षेत्रफल देखना है हमको। और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस आयतन में क्या करेंगे, शेष क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, शेष क्षेत्रफल। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ आयतन हम देख रहे थे, आयतन कितना आ रहा है, गड्ढे की जो इन्होंने बता रखा है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दे रखी है, ठीक है कि नहीं, वह दे रखी है 30 मीटर तो लंबाई है इंटू 20 मीटर चौड़ाई है इंटू 12 मीटर गहराई है। अब तीनों मीटर 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 में ही है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब शेष क्षेत्रफल, अब शेष क्षेत्रफल कैसे निकालना, तो पहले तो इस पूरे आयत का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी है, 588 इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है इन्होंने, इस सवाल में चौड़ाई दे रखी 50। अब अगर इनका गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, आप देख लीजिए कि 588 इंटू 50, तो ये आ रहा है 29,400 मीटर स्क्वायर। अब इस पूरे खेत में से हम क्या करेंगे, इस टाँके का क्षेत्रफल यानी लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 30 इंटू 20, ये 30 इंटू 20, ये 600, ये हम घटा देंगे। तो हमारे पास बचा हुआ क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 28,800 मीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, मात्रक तो क्या बचेगा, मीटर। एक मिंडी, दूजी मिंडी। अब ऊपर तो बचा 3 इंटू 2 यानी क्या बचा 6, और हर में क्या बचा कि 12 से भाग जाएगा 288 में, तो 12 दूनी 24, यहाँ बचा 4 और यहाँ से उतारेंगे 8, तो 12 चौकू 48। इसको और अगर हम हल करते हैं तो कितना बचेगा, 6 चौक 24, 1/4 मीटर। और जब भी 1/4 मीटर है तो यहाँ पर देख लीजिए 1/4 मीटर में तो आ ही नहीं रहा है, तो इस 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 1 मीटर में चूंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर बटा 4 यानी 25 चौक 100, 25 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर 25 सेंटीमीटर भी सही बैठ रहा है। इस तरह से आपको बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ें बताई गई है और सीधे ऑप्शन से कैसे निकालना। उम्मीद है कि यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। आपका मैथ्स पढ़ने का, आपके गणित के प्रति आपका जो नज़रिया टेरर वो ख़त्म हो जाएगा और कंपटीशन मैथ्स को ऑप्शन के सहारे शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट कैसे हल करें, इस तरह से आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। धन्यवाद, जय हिंद।